स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। टॉपिक हमारा आज का फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हमने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया था, होप्स आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स, पढ़ेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स के एक्टिविटीज़ को, एंजाइम्स के एक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास फैक्टर हम कहते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है। तो पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जो है वो किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के एक्शन को डिस्टर्ब करता है। सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट हमने क्या पढ़ी थी, ऐसी सब्सटेंस जिस पे एंजाइम एक्ट करते हैं और इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देती हैं। और थर्ड चीज़ हमारे पास पीएच आ जाती है। ठीक है, पीएच के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, फिर आगे डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम पहले हमारे पास फैक्टर क्या आ जाता है एंजाइम का, टेम्परेचर का। हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने के लिए ना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। एंजाइम जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। वो उनको काम करने के लिए किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो हमने सम केसेस पढ़े थे कि सम जो एंजाइम्स होती हैं, इन सम केसेस में वो क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन्स चाहते हैं जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते थे। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एंजाइम अपनी वर्किंग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने वेपराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, एवेपोरेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा था। हमने कहा था कि जब हमारे पास एक बीकर है, अगर हमने ये इस तरह पढ़ा था कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास वाटर है, हमने इसको हीट दी है। हीट से क्या हुआ है, पानी जो है पानी में बॉयल आना शुरू हुआ है। अगर हमने हीट जो है फर्दर हम इजाफा करते गए हैं तो ये क्या होगी, ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पानी जो होगा वो गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बात करते हैं कि अगर एंजाइम होते हैं, एंजाइम की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, लिमिट से ज़्यादा कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे एंजाइम काम करते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम काम करते हैं, अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसको देखते हैं कि हम हमारे पास पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 25। हम चूँकि एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम करते हैं तो वो किस टेम्परेचर पे काम करेंगे, 37 डिग्री के टेम्परेचर पर। आइए हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम्स। हाँ जी, एक चीज़ मैं और बता दूं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास वाटर है बीकर में। हमने जब इसको हीट दी है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, काइनेटिक, जिस तरह हम और हीट अपना अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। हम मज़ीद हीट देंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मज़ीद जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ज़रा, स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, बट ओनली टू अ पॉइंट। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैटालाइज हो जाते हैं, वो स्पीड अप हो जाते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि वाटर में जब हम काइनेटिक हीट अप्लाई करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह ही जो हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही हम लोग उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर लेती है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करती, बल्कि जो एंजाइम है वो खुद ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को, हम सॉलिड की बात करते हैं, अगर हम किसी भी सॉलिड चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो एक सर्टन लिमिट तक हम उसको हीट कर सकते हैं। अगर हमने कोई सॉलिड चीज़ हमने हीट करनी है, मैं आप घर में एग्जांपल भी कर सकते हैं। अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसको हीट कर देते हैं तो वो क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उसका अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम लोग एक सर्टन लिमिट तक उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैटालाइज हो जाती हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक हम उसको सिर्फ टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो खुद ही टूट जाएगा। Every enzyme work at its maximum rate of at a specific temperature called the optimum temperature for that enzyme.
या आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्टिमम टेम्परेचर की डिफ़ाइन करनी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे, ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम अपना काम करता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज़ 37 डिग्री। चूँकि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहाँ आप लोगों का शॉर्ट भी और MCQs भी है कि ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर समझ आ गई है आप लोगों को कि ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना काम परफॉर्म करता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर 37 जो हम कहते हैं कि 37 जो है वो हमारा ह्यूमन ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर 37 से टेम्परेचर अबव चला जाता है, 37 से 38, 39 हो जाएगा, तो वो रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा बल्कि एंजाइम जो होगा खुद टूटना शुरू हो जाएगा। When temperature rises to a certain limit, heat adds in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction। हमने हीट अप्लाई किया, हमने फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हमने इसको एक हीट अप्लाई किया, हम कहते हैं हमने इसको 35 डिग्री हीट अप्लाई की है, तो रिएक्शन जो है ना ये क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, हमने इसको 36 डिग्री किया है, तो रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो फिर इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने जब इसको 37 डिग्री दिया है तो जो एंजाइम्स की स्पीड होगी ना, हम कहते हैं वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इस एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर रेज़ करके 38 टू 39 करते हैं, ठीक है, तो जो एंजाइम होगा वो खुद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो खुद टूट जाएगा। जिससे हम कहते हैं कि हमने एक सॉलिड चीज़ को हीट किया, हीट हम करते गए हैं 37 डिग्री तक हमने इसको हीट किया। अगर हमने इसको 37 से अबव कर दिया तो ये चीज़ क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। इसे अपनी जो स्ट्रक्चर है, अपनी शेप है, वो तो डिस्ट्रॉय करती है। पहले सॉलिड था, अब क्या बन गया, ये लिक्विड। तो जिस तरह हम कहते हैं कि सॉलिड चीज़ को हम एक सर्टन अगर लिमिट तक हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि वो अपनी शेप भी बरकरार रखे, वो सॉलिड रहे लेकिन वो गर्म हो जाए। लेकिन अगर हम लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर लेते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह उन्होंने कहा है कि एंजाइम्स जो है ना वो 37 डिग्री तक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है ना वो इजीली रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे ही हम लोग 37 डिग्री से अबव टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम खुद टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। देखिए, सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड है, बट व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना आया है यहाँ पे, 37 डिग्री। हीट एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट। दिस इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। उन्होंने सिंपल सी यही बात बताई है उन्होंने कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन एंजाइम्स रिएक्शन को कैटालाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर में आपस कितने का, 37 डिग्री का। जैसे ही हम लोग 37 डिग्री से ऑप्टिमम टेम्परेचर से राइज़ करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करता बल्कि एंजाइम खुद टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करना है। इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। उन्होंने कहा जब एंजाइम ही टूट जाएगा तो अपना रिएक्शन एक्शन जो होगा वो किस तरह परफॉर्म करेगा, जब एंजाइम खुद टूट जाएगा तो उसके जो जितने भी फंक्शन होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर किया हुआ है, ये हमारे पास ग्राफ है। उन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। उन्होंने कहा है कि एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी इस तरह बढ़ेगी 37 तक। ये देखिए यहाँ पे 37 बनता है ना, 37 लिखा हुआ, 40 से पहले है। 37 डिग्री तक एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद जब रेस करेगा तो एंजाइम्स क्या होंगे, डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम खुद टूट जाएगा। तो 37 डिग्री है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है एंजाइम के लिए कि इस पर एंजाइम जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अगर इससे अबव टेम्परेचर चला जाता है तो वो एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता बल्कि खुद जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो होप सो आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी अगर इसमें मसला हो तो लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हाँ जी, तो हम लोगों ने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है,
हमने पढ़ा था कि ये साइट जो सबस्ट्रेट पर अमल करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये एंजाइम है, इसकी इस तरह से शेप है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट हमारे पास आ रहा है वो भी हमारे पास क्या है, इस तरह का है। ये हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास एंजाइम्स भी होंगे। अगर जितने ज़्यादा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमारे पास ये एंजाइम है, इसकी यूँ शेप है और सबस्ट्रेट भी हमारे पास है। अब हमारे पास कहते हैं हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, इस तरह का सबस्ट्रेट है, इस तरह का सबस्ट्रेट है, या हम कह रहे थे हमारे पास इस तरह का सबस्ट्रेट है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे, जितनी ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन होगी, उतने ही ज़्यादा जो हमारे पास एंजाइम्स भी होंगे। इसका एंजाइम बन गया, इसका एंजाइम हो गया, इसका एंजाइम आ गया इस तरह, और इसका एंजाइम इस तरह आ गया। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ही एंजाइम्स की वर्किंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो सबस्ट्रेट नहीं जब एंजाइम के साथ आके अटैच होगा तभी तो एंजाइम की वर्किंग स्टार्ट होगी। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है, उसके बाद क्या करता है, इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। हम जिससे मैंने आपको वो बताया था वहाँ पे। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करता है, इसके बाद इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसने कहा जो सबस्ट्रेट होते हैं, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे एंजाइम्स भी उतना ही ज़्यादा काम करेगा। अगर यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है तो एंजाइम भी उतना ही काम कर रहा है। यहाँ पर वर्किंग क्या है, एक है। अब यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे और ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हुई है, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है जो वो इंक्रीज़ कर गई है। अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास एंजाइम जो है ना वो हमारे पास एंजाइम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं हमारे पास एंजाइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, और सबस्ट्रेट हमारे पास एक दो ही हो, तो एंजाइम्स की वर्किंग तो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है, कम है। ये दो सबस्ट्रेट अगर हम कहते हैं यहाँ पे अटैच हो जाएंगे तो बाकी एंजाइम्स की जो वर्किंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह ही हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ही एंजाइम्स होंगी वो वर्किंग करेगा। एंजाइम्स को वर्क करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस पे उसने काम करना है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होती है, ऐसी सब्सटेंस जिस पे एंजाइम काम करता है। तो जाहिर सी बात है जब सबस्ट्रेट होंगे तो एंजाइम काम करेगा ना। उन्होंने कहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ना ज़्यादा होगी तो एंजाइम्स की वर्किंग भी तेज़ होगी, लेकिन यहाँ पे भी उसने कहा है कि एक लिमिट होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, हमारे पास हम कहते हैं 1 2 सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, एंजाइम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं हमारे पास कि एंजाइम्स हमारे पास 3 है और सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट आ गए और एंजाइम्स हमारे पास कम है। तो क्या होगा, 3 सबस्ट्रेट तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और बाकी जो सबस्ट्रेट होंगे वो क्या होंगे, इजाफी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शन को तेज़ नहीं करेंगे बल्कि रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो उन्होंने कहा हर चीज़ जो है वो एक लिमिट तक ही होनी चाहिए, अगर लिमिट से ज़्यादा चीज़ हो जाए तो वो नुकसानदेह हो जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक लिमिट तक थी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक लिमिट तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, तो तमाम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो गए थे। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, सबस्ट्रेट ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं, एंजाइम्स हमारे पास की कंसंट्रेशन इजाफा नहीं हुआ, एंजाइम्स हमारे पास थोड़े हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हो गई है, तो ये रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेंगे बल्कि रिएक्शन को सारा डिस्टर्ब कर देंगे। तो यही थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। If enzymes molecules are available in a reaction, increase in substrate concentration increase the rate of reaction। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे, अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो एंजाइम का एक्शन भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। इफ़ एंजाइम कंसनट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सबस्ट्रेट हम कहते हैं कि अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंजाइम भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर एंजाइम्स कांस्टेंट हो जाए, एंजाइम्स फ़र्ज़ करें हमारे पास रुक जाए, अब ये हमारे पास इतने एंजाइम रह गए, 3 एंजाइम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 3 एंजाइम्स रह गए हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम में गैप आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो गई है और सबस्ट्रेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं। तो क्या करेंगे, जो इजाफी सबस्ट्रेट होंगे वो रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। एट केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, अ पॉइंट इज़ रीच वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रिएक्शन जो होगा वो तेज़ नहीं होगा। क्यों तेज़ नहीं होगा, पहले हम चीज़ यहाँ देख लेते हैं। क्यों तेज़ नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है हमारे पास इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है।
सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करें, ये 2 तो यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एडिशनल है। तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेंगे बल्कि रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। स्पीड अप कब करेंगे, जब सबस्ट्रेट भी हमारे पास उतनी अमाउंट में हो इंक्रीज़ करें और एंजाइम्स भी हमारे पास उतनी अमाउंट में ही इंक्रीज़ करें। When the active site of all enzymes are occupied at high substrate concentration, any more substrate molecule do not find free active site. This state is called saturation of the active site and reaction rate does not increase. उसने कहा है कि जब सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट जो है ना इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसको एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक्टिव साइट की। ये सबस्ट्रेट तो इस एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गए हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट थी, ये सबस्ट्रेट तो इसके साथ अटैच हो गई हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट है इनको ना तो कोई एंजाइम मिल रहा है, जब एंजाइम नहीं मिलेगा तो एंजाइम की एक्टिव साइट भी नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन। ठीक है, ये रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेंगे बल्कि रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये जो होंगे ये रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, क्योंकि जो सबस्ट्रेट भी हमारे पास हैं तो ये एक्टिव साइट भी हैं, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। इनको अटैच होने के लिए कोई भी एंजाइम चाहिए नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का टॉपिक था। इसका जो ग्राफ है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा तो लाजमी पूछिएगा। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।